राष्ट्रपति के पास जो भी इमरजेंसी पावर या आपातकालीन शक्तियां हैं, उन आपातकालीन शक्तियों में से सबसे पहली जो शक्ति थी हमने देखा था राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसके बारे में आई थिंक डिस्कशन हो गया है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल तो आपने देख लिया है, तो अब हमको क्या करना है, राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो हेडिंग डालो भैया, दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन। तो अब हम राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। इन पे उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल डाल लीजिए भैया जल्दी से, और थोड़ा फटाफट करेंगे काम। राष्ट्रपति शासन। चलिए, राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर हम बोलते हैं तो पहली कंडीशन तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया कहाँ गया है, जो कि आर्टिकल में दिया गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 356 में दिया गया था। ठीक है, दूसरी कंडीशन, प्रेसिडेंट रूल है कब लगाया जाता है किसी स्टेट में, तो पहली कंडीशन ये किसी राज्य में लगाया जाएगा। किस में लगाया जाएगा, आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए, ये जो प्रेसिडेंट रूल होता है ये राज्यों में लगाया जाता है। इसे आप कह सकते हैं स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं, इसको आप स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल इसे ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टेट इमरजेंसी कहें या राज्य आपातकाल कहें, इसका मतलब वही होता है। इसका बेसिक आधार क्या है, किसी राज्य में कब आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो पहला पॉइंट ये कि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, कि किसी भी स्टेट में किसी को बहुमत ही ना है, किसी गवर्नमेंट को, यानी कि मेजोरिटी में आए ही ना। गवर्नमेंट बनाने के लिए जरूरी है क्या, कि उस राज्य में या उस राज्य में जहाँ पर सरकार की चयन किया जा रहा है, गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम पूर्ण बहुमत होना चाहिए, पूर्ण बहुमत। अब अगर पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, 50% + 1 नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, तो आपका किसी पार्टी के पास, तो गठबंधन कर सकता है, अलायंस कर सकता है, 2-3 पार्टियां मिलके अपना बना सकते हैं। अगर हो सकता है कोई पार्टियां ना मिलके बनाना चाहती हूँ, सब अलग अलग इंडिविजुअल रहती होंगी, उस कंडीशन में कोई भी सरकार बनाने के लायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब जब कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लायक में नहीं है, तो वहाँ पर किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को यह माना जाता है कि बहुमत यानी कि मेजोरिटी नहीं मिली है, और उस कंडीशन पे उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर, दैट इज अ वे। तो एक तरीका है आपका कि अगर किसी भी इलेक्शन कराए गए और उस स्टेट में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली, उस कंडीशन में किसी पार्टी को ना होने की, सरकार जब नहीं है, तो सरकार नहीं है, बन पा रही है, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, और अगले 6 महीने के अंदर फिर क्या किए जाएंगे, इलेक्शन कराए जाएंगे। दिस इज अ प्रोसीजर। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि अगर किसी राज्य में, फॉर एग्जाम्पल राज्य व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन लगता क्या, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, कि जो राष्ट्रपति शासन है ना, वो राज्यपाल के कहने पे ही वो लगता है, राज्यपाल के कहने पे। यस, जब आप गवर्नर पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पढ़ना होता है कि राष्ट्रपति को सूचित करेगा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, हर 14 दिन के बाद वो राष्ट्रपति, 15 दिन के बाद राष्ट्रपति को क्या करता है, पत्र लिख के भेजता है कि राज्य की स्थितियाँ कैसी हैं। ये हमेशा चलेगा, राज्यपाल का काम है। तो अगर राज्यपाल ये लिख के भेज देता है कि सर जो भी सरकार है वो सरकार चलाने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कि अगर संवैधानिक व्यवस्था में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है किसी स्टेट में, तो उस आधार पे सरकार उसे नहीं बैलेंस कर पा रही है, तो राज्यपाल अगर केंद्र से यानी कि राष्ट्रपति से अगर ये रिक्वेस्ट करता है कि सर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सेकेंड पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य की सरकार, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, सरकार सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं है। बट ऐसा होता कम बहुत है, क्योंकि मेजोरिटी की सरकार है, वैसे हटा नहीं सकते ना, सक्षम नहीं है। ये दंगे हो जाए या पूरे राज्य में दंगे हो रहे हो और सरकार मैनेज ना कर पा रही हो, तो मैनेजमेंट एक्चुअली क्या कह रहा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट का मैनेजमेंट फेल हो जाए,
अगर गवर्नमेंट का मैनेजमेंट फेल हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दैट इज अ कंडीशन ऑफ दिस वन। अब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा किसी स्टेट में, ये प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, लिखते चलिएगा चीजों को। किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया फॉर एग्जांपल, चलिए अगला पॉइंट समझ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाएगा तो भैया फिर वही वाली कंडीशन, कुछ कंडीशन यहाँ पर फैक्ट लिख लीजिएगा। पहली चीज तो कहाँ लगाया जाता है, स्टेट में लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया किसी स्टेट में, उस राज्य की सारी शक्तियां किसके पास आ जाएंगी, केंद्र के पास आ जाती हैं, सेंटर के पास आ जाती हैं। लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं, सेंटर के पास। सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं, पहली कंडीशन। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेसिकली दैट इफ द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट, देन जितनी भी मशीनरी होगी काम करने वाली, सारी की सारी अब सेंटर के अंडर से काम करेगी। दिस इज अ वे, पूरा का पूरा राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाएंगी और राज्य की जो भी काम होंगे वो सब सेंट्रल के द्वारा किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पावर है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उस कंडीशन में आपको ये तो पता होना चाहिए ना, क्या इसमें भी संसद का कोई रोल होता है राष्ट्रपति शासन लगाने में? तो जी हाँ, संसद का रोल होगा। अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई है तो संसद को उसे पारित करना होगा संसद द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति शासन की अगर घोषणा हुई है, इस घोषणा को संसद को क्या करना पड़ेगा, पारित करना होगा। और संसद को पारित करने के लिए कितने दिन के अंदर पारित करना होगा? ध्यान रखिएगा, संसद को इसे 2 महीने टाइम दिया गया है। विद इन द 2 मंथ किसको पारित करना होगा? संसद को। दोनों आता है। संसद मतलब संसद। कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति शासन आज लगाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन राज्य में तो लगा दिया गया, लेकिन उसे संसद के द्वारा पारित भी कराना होगा विद इन 2 मंथ। नेशनल इमरजेंसी में क्या था? 1 महीना था। क्यों सर? नेशनल इमरजेंसी एक बड़ा मुद्दा है, पूरे देश में आपातकाल लगा रहे हो, तो जितनी जल्दी संसद के द्वारा पारित किया जाएगा वो ज्यादा बेटर होगा। अगर गलत तरीके से इम्पोज किया गया होगा और संसद इस बात के लिए सहमत नहीं होगी तो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए 2 महीने टाइम दिया गया है संविधान बनाने वालों ने। वहां कहा कि आपको स्पेशल मेजोरिटी का यूज करना है, यहाँ कहा इन्होंने कि साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से पास कर दो बिल को, दैट इज आपका प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाएगा। तो इसके लिए भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो मेजोरिटी बहुमत का प्रयोग किया गया है, बहुमत जो है, इसमें समय हो गया आपका, बहुमत जो है वो है आपका सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। इस प्रकार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक बार के लिए जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो कितने दिनों के लिए लगाया जाएगा? 6 मंथ के लिए। 2 महीने समय दिया गया है, जिस दिन पारित होगा उस दिन से राष्ट्रपति शासन का समय सीमा काउंट की जाएगी और अगले 6 महीने के बाद अगर संसद के द्वारा उसे पारित नहीं किया गया पार्लियामेंट के द्वारा तो खत्म हो जाएगा। जैसा कि सेम थिंग था पहले भी, अगर पारित कर दिया जाता है तो अगले 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया जाएगा। यानी कि 6 मंथ के टर्म में ही बढ़ाया जाता है, 6 महीने के अंतराल में। क्लियर हो गया? कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है अधिकतम? क्या इसकी कोई लिमिट है कि नहीं है? अधिकतम 3 साल है। 6 महीने करके आप बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने साल? 3 साल यहाँ दिया गया है अधिकतम सीमा। ऐसा थोड़ा ना, इस तरह तो फिर हमको, अगर फॉर एग्जांपल बीजेपी की सेंटर में सरकार है, अब उसको पता चल जाए कि सर हमारी सरकार कर्नाटक में तो कोई बननी ही नहीं है, तो हम कर्नाटक में क्या लगा देंगे? इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे और बढ़ाते रहेंगे 6 बन करके। तो आपने सरकार बनने ही नहीं दिया, वहाँ पे मौका नहीं दिया, तो रूल तो पूरे देश में कर सकते हैं ऐसे। तो पहले तो रीजन देना पड़ेगा, एंड रीजन के साथ साथ में आपको एक टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स किया गया है। सो अधिकतम जो है सीमा दी गई है 3 इयर्स। सॉरी।
दिस इज अ वे। ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, जो नोट करना है। ये आपका राष्ट्रपति शासन है। तो राष्ट्रपति शासन और आपका नेशनल इमरजेंसी, ये दोनों क्लियर हो चुके हैं। ये दोनों की दोनों राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की पावर है। क्वेश्चन कई सारे तरीके से यहाँ से बन सकते हैं, उन सारी चीजों को आप समझ लीजिए। प्रेसिडेंट रूल क्या है आपका, आर्टिकल 356 में दिया गया है। आपको जब किसी राज्य को पूर्ण बहुमत, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रही है और वहां पर सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है, और सरकार गठन न होने की वजह से आपका वहां पर क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। पहली बार लगाया जाएगा तो 6 मंथ के लिए लगाया जाएगा, ठीक है। दूसरा कारण ये बता रहा है कि गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट कर दे, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन द स्टेट, यानी कि वहां पे हैंडल नहीं कर पा रहा है, कॉमनर राइट हो जाए, पूरे राज्य में दंगे हो जाए। ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल अगर लिख के सूचित कर देता है कि इसको राष्ट्रपति को, सर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है वहां पे। इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद फिर वही चीज है आपकी, एक बार में 6 मंथ के लिए, लेकिन यहाँ टाइम डिसाइड कर दिया गया है कि कोई भी आपका स्टेट में लगाया जाएगा, अधिकतम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। सर इतिहास में तो ऐसा हुआ है कि 269 टाइम्स राष्ट्रपति शासन एक ही राज्य में लगाया जा चुका है, कुछ समय के अंतराल में। लगता था हटता था। पंजाब, बिहार, ये तो इसके सिर्फ शिकार रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुद्दे पे बात करते हैं सीधा। इसके बाद कह रहा है कि सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाएंगी, 2 महीने के अंदर संसद से उसको क्या करना पड़ेगा, पारित करना होगा। अगर नहीं पारित होता है तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। सेम कंडीशन, मेजोरिटी कौन सी प्रयोग करनी होगी, सिंपल मेजोरिटी। ये राष्ट्रपति शासन का प्रावधान था, क्लियर। लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। एक और शासन आपको पता है, आपातकाल की व्यवस्था दी गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी दी गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, इसके बारे में एक पॉइंट ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। आज तक कभी लगाई नहीं गई, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। पहला तो किस आर्टिकल में लिख भी चुके, यहाँ भी लिख लीजिएगा एक बार, 360 में दिया गया है इसको। दूसरा पॉइंट, देश में वित्तीय संकट आने पर फाइनेंशियल क्राइसिस कब लगाया जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस पे। फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन में आपकी लगाई जाएगी। और अगर आपकी लगाई गई है वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उसमें फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है, इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो इसके लिए भी आपका, जैसे माना कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो पहली कंडीशन, इसको संसद से पारित करने की जरूरत पड़ेगी। और संसद से जब पारित करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी समय सीमा दी गई है 2 महीने। 2 महीने तक आराम से दे दिया गया है कि आप आराम से पारित करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे दिया गया है, क्या वो, आपकी बहुमत। कौन सा बहुमत दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पर भी साधारण बहुमत दिया गया है। जी हाँ, पूरे कंट्री में लग सकती है। स्टेट में वैसे राष्ट्रपति शासन लगेगा, साधारण बहुमत। ये पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं, क्लियर। तो जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, देश में वित्तीय संकट के आधार पर संसद के द्वारा इसको भी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, 2 महीने के अंदर इसे पारित करना होगा, और साधारण बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो अगले 6 महीने के लिए इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। क्योंकि आज तक के इतिहास में इसका कभी इंप्लीमेंट किया नहीं गया, तो ज़्यादा इसके बारे में कोई डिस्कशन होता नहीं है। अगर आप इतने फैक्ट जानते हो तो इनफ है, ठीक है। इसके अलावा फिर राष्ट्रपति शासन और आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में फुल आइडिया होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भी हैं। क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से बस इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, आगे बात की जाए। तो ये हमारे इमरजेंसी पावर खत्म हो गए राष्ट्रपति के बारे में। नहीं, क्या इमरजेंसी पावर है क्या, इसके अलावा भी पावर है इसके पास। हमने देखा था कई सारी पावर थी, जिसमें आपने लेजिस्लेटिव पावर देखा था, इसमें बस इतना है। इसके साथ साथ में अब आपकी विधायी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेटिव पावर, जरा इसके देख लेते हैं।
तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, इनके बारे में आप डाल लीजिए हेडिंग, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां आती हैं, जरा इसको समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की, जैसे आपने इमरजेंसी पावर देखी, आपने नियुक्ति की अपॉइंटमेंट पावर देखी प्रेसिडेंट की, तो इसी के साथ साथ राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियों में पहला पॉइंट आपको पता है राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, संसद का अंग है। तो ये किस प्रकार की पावर है, और संसद को ही ताकत दी गई है किस प्रकार की, विधान बनाने की, यानी कानून बनाने की। विधायिका कौन, संसद ही तो है। तो बेसिकली संसद का ये पार्ट है, तो क्या ये आपको नहीं दिखता है कि ये विधायी शक्ति होगी उसकी। दिस इज अ पॉइंट, लिखिएगा राष्ट्रपति, पहला पॉइंट, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। इट इज अ प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पहला पॉइंट, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पहला पॉइंट। और पार्लियामेंट के पास ये क्या है, लॉ बनाने का काम होता है, लेजिस्लेटिव वही होता है। तो इसका मतलब ये लेजिस्लेटिव पावर इसकी है। अच्छा चलो, जहां भी संसद में कुछ हो रहा होगा वो सब विधायिका से रिलेटेड है, लेजिस्लेटर से रिलेटेड है। और अगर वहां पे इन्वॉल्व है कौन सर, प्रेसिडेंट, तो उसकी विधायी शक्ति है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं सर, सदन की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कौन करता है, हु कॉल द जॉइंट सेशन। संयुक्त अधिवेशन यही तो बुलाता है ना। इसका मतलब एक ऐसी पावर है इसकी, ये इसकी विधायिका पावर है। अगर ऐसा आ जाता है कि संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था का प्रावधान या बुलाया जाता है राष्ट्रपति शासन द्वारा, ये राष्ट्रपति किस शक्तियों में आएगा, कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, ऐसे बना के डाल देगा, न्यायिक शक्ति। तो आपको ध्यान रखना है ये इसकी विधायिका शक्ति है, लिख लेना। संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था, संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था, यस, टू कॉल द ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन। यानी कि ज्वाइंट सेशन जो बुला रहा है राष्ट्रपति, ये इसकी किस प्रकार की पावर है, ये इसकी पावर है विधायिका शक्ति। अच्छा, और कौन सी शक्ति इसके पास, इसके पास और कोई पावर है। अच्छा ये बताओ, कोई भी लॉ बनता है फाइनल साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, उसके बाद ही तो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। तो किस प्रकार की शक्ति है वो, विधायिका। यानी कि फाइनल जो मुहर लगा रहा है कानून पे वो राष्ट्रपति लगा रहा है, तो ये उसकी कैसी शक्ति है, पावर है, ये उसकी विधायिका की पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है उसकी। तो लिख लीजिएगा ज्वाइंट सेशन बुलाने की व्यवस्था, इट इज अ लेजिस्लेटिव पावर, संसद के अंग होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, विधायिका शक्ति है उसकी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा इसका, थर्ड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बनता है। कानून बनता है, मतलब क्या है, द बिल बिकम अ लॉ आफ्टर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वही है, सहमति के बाद क्या बनेगा, कानून बनेगा। ये इसकी कैसी पावर है, ये इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। एंड द फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जो पावर है, इसको अक्सर पढ़ते हो, ये सब नहीं पढ़ेंगे तो वो तो जरूर पढ़ना अपना। और वो कौन सी पावर है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन सी पावर, अध्यादेश, लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश पावर, राष्ट्रपति की अध्यादेश पावर, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अध्यादेश शक्ति, अभी बताते हैं अभी क्या होता है, ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट की
लेजिस्लेटिव पावर में आता है, विधायी शक्तियों में आता है। तो अगर हम कहें इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास ये संसद यानी कि विधानसभा विधायिका शक्तियां दी गई हैं, लेजिस्लेटिव पावर दी गई हैं। अब ऑर्डिनेंस क्या है, कैसे, जरा इसको समझते हैं बात मुद्दे पे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट है सबके पास? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए जरा ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर कौन सी शक्ति है सर? अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, बहुत आसान है। अरे सर बताते हैं, टेंशन कर लेते हो। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश पावर है ये हमारे संविधान के किसकी अध्यादेश पावर है ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल के पास भी होती है। प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, राष्ट्रपति की। वो है आपकी आर्टिकल 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 का 4 ऐसे गाना है ना, 4, 2 का 1, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1। माय नेम इज लखन। कौन सी पावर है? ऑर्डिनेंस पावर आपकी एक लेजिस्लेटिव पावर है। क्यों है उसके पीछे रीजन समझते हैं। पहला तो आर्टिकल दिया गया 1, 2, 3 में। दूसरा क्या है? जब सदन की कार्यवाही न चल रही हो, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन रनिंग, इज नॉट इन सेशन, और ऐसी स्थिति में अगर कोई कानून बनाना होता है तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा और वो पूरा का पूरा संसद के द्वारा पारित किए गए कानून के समकक्ष ही होगा। इट विल बी इक्वल टू द लॉ विच इज पास बाय द पार्लियामेंट। यानी कि संसद की कार्यवाही जब नहीं चल रही होती, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया आदेश जो कि एक कानून के रूप में कार्य करता है, वैसे ही जैसे कि एक संसद के द्वारा पारित किया गया कानून है। हाँ, लेकिन इसे एक टेम्परेरी कानून जरूर कहा जाता है। तो पहला इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इट इज कॉल्ड टेम्परेरी कानून, अस्थायी कानून है। टेम्परेरी लॉ, अस्थायी लॉ कहा जाता है, अस्थायी कानून। तीसरा पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, अब जो मेन डिफिनीशन जिसे कह सकते हैं, जब संसद की कार्यवाही न चल रही हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश, जारी किया गया आदेश कानून की तरह काम करेगा, कार्य करेगा। आज इसे अध्यादेश कहा जाता है। क्या है? When the parliament is not running, when the parliament is not running, then the order passed by the president will be considered as a law, will be considered as a law which is called ordinance power of a president, which is called ordinance power of the president। लिख लिया बेटे हिंदी में जी, हट गए। आप बताइए, आप आदेश जारी करें, हट गए। आप बताइए भैया, हटना बहुत आसान है, और हट जाए, ये लो साइड हो गए। As a law, was considered as a law which is called ordinance power of a president, which is called ordinance power of a president. Now the thing is what कि सर ये हमारा क्या है? ऑर्डिनेंस पावर है हमारी। अच्छा, तो कब तक जारी रहेगी? अगर एक बार राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया तो कब तक जारी रहेगी? जब तक कि सत्र शुरू नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा, जब तक कि सदन शुरू नहीं हो जाता।
और मजे की बात है किन्हीं दो सत्रों के बीच में 6 महीने ज्यादा अंतर हो नहीं सकता। 6 महीने से ज्यादा कोई भी दो सदन है 6 महीने ज्यादा तक नहीं हो सकते। बैठक बुलानी पड़ेगी आपको, ये संविधान में लिखा गया है। तो लिख लीजिएगा पहले एक पॉइंट, जब तक, कब तक लागू हो रहेगा, जब तक संसद का सत्र नहीं शुरू होता है, सत्र नहीं शुरू होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शुरू होता यानी कि until the parliament is not in sitting, जब तक कि संसद का सत्र नहीं शुरू होता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमसे ये पूछ ले कि अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो बताइए भैया क्या हल आंसर होगा? टोपी वाले भैया बताइए कि जब तक संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो हमने बोल दिया अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, ये बता सकते हैं? और कोई ट्राई करेगा? अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा कोई भी संसद का सत्र है, दो सत्रों के बीच में अधिकतम जो गैप है वो 6 मंथ का हो सकता है, ये तो फिक्स है, ठीक है। आज सत्र बंद हुआ, आज शाम को हमने अध्यादेश जारी कर दिया और 6 महीने के बाद ही साथ बैठक हो रही हो, 6 महीने वाला पूरा यूज कर, तो 6 महीने तो चलेगा अधिकतम ऑर्डिनेंस। जब सदन की कार्यवाही पहली बार बैठक होती है, व्हेन द फर्स्ट टाइम सीटिंग टेक प्लेस, संसद जब पहली बार बैठेगी उस दिन से लेकर के अगले 6 सप्ताह तक भी ऑर्डिनेंस जारी रहेगा। यदि अगले 6 सप्ताह तक के अंदर संसद यानी कि पार्लियामेंट उसको पास कर देती है, उसी ऑर्डिनेंस को बिल इंट्रोड्यूस कराने के बाद एक लॉ बना देती है, तो वो तो परमानेंट हो जाएगा। अन्यथा आफ्टर द सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट, 6 महीने के बाद जो बैठक हुई थी उसके 6 सप्ताह के बाद वो आपका ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो अधिकतम जो समय सीमा है इसकी, मैक्सिमम जो बात कर रहे हैं वो है आपकी 6 मंथ प्लस 6 वीक, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, ये ध्यान रखिएगा, 6 महीने और 6 सप्ताह, ये बेसिकली हमारा क्या है, अधिकतम समय सीमा है, यानी कि ऑर्डिनेंस का अधिकतम समय सीमा ये। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई है उसके कितने दिन के बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, देन द क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 वीक्स। और 90% लोग क्या याद रखते हैं, 6 महीने, बिल्कुल सही है 6 महीने, क्योंकि हर जगह और जितने भी होंगे जब भी कोई चीज निरस्त हो रही हो, कार्रवाई होगी, 6 महीने लिखा गया, 6 पूरे संविधान में अधिकतर जगहों पर, यहाँ पर भी 6 महीने है। लेकिन ये पूरा अगर देखेंगे तो संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज अ वे। ये ऑर्डिनेंस पावर है आपका। सेम ऑर्डिनेंस पावर आपकी राज्यपाल के पास भी होती है। राज्यपाल जब पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं, गवर्नर के पास भी होगी यही राज्यपाल पावर, लेकिन उसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 213, और ये क्या है 123, यानी कि 2 को आगे कर दिया है, बस इतना फर्क है। तो ये दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है ऑर्डिनेंस। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट था, जो नोट करना है नोट कर लो। तो ये विधायी शक्तियां हो गई आपकी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, राष्ट्र शासन किस आधार पर लगाया जाएगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी, फॉलो करना होगा, ये हमारा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। और आपकी सारी चीजें क्या क्या आगे का प्रोसीजर होता है, किस आधार पर लगाया जाता है। तो ये तो सारी चीजें हमारी रही किसके बारे में, राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी कि लेजिस्लेटिव पावर हो गई। अब लेजिस्लेटिव पावर हमने पढ़ ली, विधायी शक्तियां देख ली हमने, इमरजेंसी पावर देख लिया हमने, अपॉइंटमेंट की पावर देख ली, वो कार्यपालिका शक्ति थी उसकी। इसके बाद इसके पास एक और पावर बचती है जिसे कहते हैं न्यायिक पावर, जुडिशरी पावर, जुडिशरी पावर भी इसके पास है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर भी इसके पास है। तो एक लाइन, क्योंकि फाइनेंशियल पावर ज्यादा कुछ नहीं है तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। चल इसके बाद एक वित्तीय लिख ले सकती, फाइनेंशियल पावर,
कौन सी है फाइनेंशियल पावर, को बता सकते हो? राष्ट्रपति के पास कौन सी फाइनेंशियल पावर है? राष्ट्रपति के पास कौन सी फाइनेंशियल पावर है सर? उसके पास पावर है, कौन सी? पहली कंडीशन कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है ना सर, वो राष्ट्रपति के नाम पे प्रस्तुत किया जाता है। बजट जो भी प्रस्तुत किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पे प्रस्तुत किया जाता है। ये उसकी कौन सी पावर है? फाइनेंशियल पावर है। ध्यान रखिएगा, सदन में बजट प्रस्तुत करना। और जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसके लिए बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मजे की बात है, इसके लिए बजट शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है। क्या किया गया है? बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान में एक शब्द प्रयोग किया गया, क्या किया गया बताइए? पढ़ चुके हैं आप? फाइनेंशियल, बताइए। बताइए। चलिए, आज का होमवर्क है तुम्हारा, क्योंकि बजट शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया सर यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक वर्ड स्टार्टिंग बता दिया, फाइनेंशियल, वित्तीय, बाकी आगे देखिएगा। है बहुत सिंपल था। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 112। 1 एग्जैक्ट जाएंगे तो क्लॉज 1, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाना आपको, ठीक है? अच्छा, तो ये हमारा बेसिकली दिया गया। साथ ही साथ मनी बिल जो है, मनी बिल, बजट इज अ टाइप ऑफ मनी बिल। बजट के एक प्रकार का मनी बिल ही तो है। तो जो बजट के साथ साथ में मनी बिल है, ये भी राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही तो आ रहा था। याद है हमको, रिकमेंडेशन देना पड़ता था राष्ट्रपति को, तब मनी बिल आता था लोकसभा में, जब आपने बिल पढ़ा था। तो मनी बिल भी क्या है? एक प्रकार की पावर है, उसकी वित्तीय पावर है, किसी भी चीज को। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका पावर्स में आता है। एंड द बेसिक थिंग लास्ट आपको जो दी गई है वो है आपका राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। यस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो बता दिया भैया जी ने, तो लिख लेते हैं। देख के बताया भैया जी, कैसे बताया है? हाँ तो फिर ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। इसको एनुअल, हाँ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ चुका है। ये शब्द प्रयोग किया गया है स्टेटमेंट उसकी जगह पे, बजट की जगह में। बजट ही नहीं प्रयोग किया गया सर, मजे की बात तो ये है। वार्षिक वित्तीय वितरण हिंदी में कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय वितरण हिंदी में कहते हैं इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द की जगह पर प्रयोग किया गया है, बजट नहीं प्रयोग किया गया है आर्टिकल 112 में। देखेंगे बाद में। अब क्वेश्चन बदल गया सर, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, करके लाइएगा, होमवर्क है आपका। तो फिर बजट शब्द का क्या संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया क्या? एक जगह बजट शब्द का प्रयोग आया है सर। तो अब आपको ये पता करना है कि वो कौन सा जगह है जहां पर बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट सेशन में तो ये आ रहा है सर, बजट सेशन में तो बजट लेके आएंगे, तो अब बजट सेशन नहीं यूज किया गया है, इसलिए कह रहे हैं कि अब ये बजट शब्द कहाँ प्रयोग आया है। बजेदार आर्टिकल है, आप जाइएगा पता करिए, क्योंकि आप गेस नहीं कर सकते इसको। आपको लगे नहीं इसमें क्या बजट से रिलेटेड है, बट बजट शब्द का वही प्रयोग किया गया। एकमात्र जगह है पूरे संविधान में जहां पर बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये हमारा क्या है सर? आपकी पावर है। अब आ रहे हैं सर, कौन सी सर? न्यायिक शक्तियां, यानी कि जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, बताई गई है, वो कहां पे बताई गई है? आर्टिकल किसमें सर? 72 में। आर्टिकल 72 में हमारे संविधान में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होंगी, जिसमें वो क्षमादान शक्तियों के, पार्डन्स पावर कहा जाता है इनको, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा वो। कौन सी पावर है वो? पार्डन्स पावर, क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्तियां।
ये राष्ट्रपति की आपकी पावर्स हैं, क्षमादान शक्तियां। अब क्षमादान शक्तियों में 5 अलग अलग प्रकार के क्षमादान किए जाते हैं सर, 5 डिफरेंट टाइप्स। ठीक, उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो जरा लिखते हैं जरा सा। सबसे पहली शक्ति कौन सी है आपकी? क्षमा, पार्डन। 5 प्रकार हैं इसके न्यायिक शक्ति के, 5 टाइप्स। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की मृत्युदंड भी माफ कर सकता है, इतनी पावर है इसके पास। लेकिन उन पावर्स में कैसे आपकी शक्तियां दी गई, जरा इसको समझ लेते हैं। पहली जो शक्ति है, पहला टाइप है, वो है आपका क्षमा, इसके लिए वर्ड प्रयोग करते हैं पार्डन। दूसरी जो है लघुकरण, कम्यूटेशन। तीसरी जो है, इसे डेप्थ में क्वेश्चन आता है आपसे, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। फिर आपका आएगा परिहार, एंड देन इट इज कॉल्ड प्रविलंबन। देन इट इज कॉल्ड विराम, सॉरी विराम पहले लिखते हैं, प्रविलंबन बाद में लिखेंगे। यहां पर आप लिख लीजिएगा विराम, और प्रविलंबन। ये 5 प्रकार की इसकी पावर्स होती हैं। इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा पार्डन, कम्यूटेशन, इसका जरा इंग्लिश में चेक करो, परिहार को रिप्राइव बोलते हैं कि रिस्पाइट बोलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लिटिल बिट, इसके लिए रिप्राइव पार्डन में जरा परिहार और विराम में कम्यूटेशन लिख रहा हूं मैं, इसका जरा इंग्लिश कंफर्म करिए जरा, थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा है तो उसकी वजह से आज दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। दिमाग इतना सा मतलब कि थोड़ा सा कोल्ड का इफेक्ट है। और कोल्ड हुआ क्यों जी, क्या है? आप वो डालिए ना, केवल आप सिंपल सी बात डाल दीजिए, आप 5 टाइप पार्डन पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट, आ जाएंगी पांचों। परिहार में आई थिंक रिप्राइव और रिस्पाइट दो में कंफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड रिस्पाइट आई थिंक, परिहार ना, और रिप्राइव और रिस्पाइट आपको दिया गया होगा विराम में। प्रविलंबन में क्या दिया गया है? नहीं वो नहीं है, दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है, दिखाइए। आप लोग गंवा रहे हैं, गांव से आए सब। पार्डन हो गया, कम्यूटेशन हो गया, रिमिजन हो गया, दिस इज कॉल्ड रिमिजन, परिहार रिमिजन होता है। रिमिजन ठीक है। रिप्राइव भी सही है आपका, ठीक है, बाकी सही है। ये रिप्राइव आपका ये है, थोड़ा सा 3 आ रहे हैं ना, इनको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश में वर्ड। चलो भैया अब जरा मतलब समझो, ठीक है, इंग्लिश में कंफर्म हो गया सर। अब जरा समझ लीजिएगा एक एक चीजों का, तो बहुत आराम हो जाएगा। 5 प्रकार की राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां आती हैं। क्षमादान शक्तियां पार्डन्स पावर में माना जाता है, आर्टिकल 72 में दिया गया है। आप राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, ये सजा का प्रावधान है। क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति कैसे सजा को कम करेगा, 5 अलग अलग टाइप से दी गई और सबका अलग अलग मतलब है। पहली जो पावर है, भैया शांत बैठिएगा, पहली जो पावर है वो राष्ट्रपति की पार्डन्स पावर है। इस पार्डन्स पावर में क्या कह रहा है? क्षमादान शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड भी माफ कर सकता है।
राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी व्यक्ति की मृत्युदंड माफ कर सकता है। अगर किसी भी केस में उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड दिया गया फाइनल, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप राष्ट्रपति से अपील कर सकते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो उसकी क्षमादान माफ कर सकता है। वो बात अलग कार्यपालिका की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। वो क्षमादान शक्तियां उसके पास दी गई हैं। कैसी क्षमा? मतलब मृत्युदंड माफ करना। लघुकरण का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में से बोलते हैं कम्यूटेशन। इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट अगर जिस पर आपको सजा दी गई है, फॉर एग्जाम्पल आपको मृत्युदंड के चार्ज, मर्डर के चार्ज में सजा दी गई है, तो चोरी के चार्ज में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि सजा का नेचर चेंज कर सकता है और उसके बाद सजा को कम कर सकता है वो। यानी कि सजा की प्रकृति को बदलते हुए सजा को कम करने का जो प्रक्रिया दी गई है, आपको 15 आजीवन कारावास दिया गया है या आपको मृत्युदंड दिया गया था, तो मृत्युदंड को अगर वो नहीं चाहेगा कि आपका मृत्युदंड माफ हो, तो आपको लघुकरण कर सकता है, आजीवन कारावास, जीवन मिल गया आपको, जेल में आप रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लघुकरण। तो ये प्रक्रिया जो है आपका लघुकरण कहलाती है। तो राष्ट्रपति यहाँ क्या करता है? सजा की प्रकृति से परिवर्तित कर सजा कम करता है। चेंज द नेचर ऑफ अ पनिशमेंट एंड रिड्यूस द, जो भी आपको दिया गया इम्प्रिजनमेंट, सजा की प्रकृति कम करते हुए सजा कम करना। ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो ये कम्यूटेशन कहलाता है। परिहार में क्या होता है? परिहार में आपके सजा का टाइप नहीं चेंज किया जाएगा। जिस मुद्दे पे या जिस अपराध के लिए आपको सजा दी गई है, अपराध वही रहेगा, लेकिन सजा कम कर दी जाएगी। आपको चोरी के मामले में आपको 10 साल की सजा दी गई है, राष्ट्रपति के पावर है, आपकी राष्ट्रपति के पास है कि चाहे तो 5 साल कर सकता है। यानी कि सजा की प्रकृति ना बदलते हुए सजा कम करना, बस एक लिख लेना, नेचर नहीं चेंज करता है। विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ अ पनिशमेंट इट रिड्यूसेस द, जो भी आपका दिया गया कि परिहार लिख लेगा, प्रकृति ना बदलते हुए सजा कम करना। एक नंबर, सजा की प्रकृति पूरा लिख देता हूं वरना अजीब लगेगा। प्रकृति मतलब नेचर आ जाएगा। सजा की प्रकृति ना बदलते हुए सजा कम करना। क्लियर? विराम, रिस्पाइट क्या होता है सर? रिस्पाइट, ये ध्यान रखिएगा, रिमिजन, रिस्पाइट और रिप्राइव तीनों में कंफ्यूजन होता है इंग्लिश से बहुत ज्यादा, क्योंकि तीनों आर है। तो रिप्राइव जो है वो आपको ध्यान, अभी बात करेंगे। रिस्पाइट क्या है अभी बात करने जा रहे हैं। रिमिजन ध्यान रखिएगा, रिमिजन का बेसिक मतलब है विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ अ पनिशमेंट, रिड्यूस द टाइम ऑफ अ पनिशमेंट। जो भी आपको दिया गया सजा का टाइम पीरियड, उस सजा को कम कर देने का काम करता है रिमिजन। रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब हिंदी में विराम। इसका बेसिक मतलब क्या है? जैसे इसमें होता क्या है, कुछ विशेष अवस्था में इसका प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। विशेष अवस्था, कौन सी विशेष अवस्था है? जैसे किसी व्यक्ति को सजा दी गई, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने उसे जजमेंट सुना दिया, एंड ड्यूरिंग दिस फास्ट कोर्ट चलती रही, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दिया, कोई लेडी है और सी इज प्रेग्नेंट। ऐसी स्थिति में संविधान ये कहता है कि अपराध करने वाले को ही सजा मिलेगी। अपराध करने वाले को सजा मिलेगी, तो उसके बच्चे की जिम्मेदारी क्या है इसमें? बच्चे का क्या रोल था? ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के पास विराम यानी कि रिस्पाइट की एक पावर है। उस प्रेगनेंसी के दौरान में महिला को सजा माफ कर सकता है। दैट इज अ कंडीशन। दूसरी विशेष कंडीशन लिख लेना, प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स की सजा माफ करना, ये कह सकते हो कुछ समय के लिए सजा कम कर देना, जो भी टाइम पीरियड होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या लिख सकते हैं? गर्भावस्था में सजा माफ करना। दूसरा, इसके साथ साथ में एक और पॉइंट है यहां पर विशेष में, 80 साल का उम्र हो गया कोई व्यक्ति, बहुत भयंकर अपराधी था जिसने अपने 20 साल की उम्र में भयंकर हत्याएं की हैं, 10-10, 15-15 लोगों को निपटा दिया, ऊपर पहुंचा दिया, खूंखार आतंकवादी की तरह काम कर रहा था, उसको आजीवन कारावास मिल चुका है। 80 साल की उम्र हो चुकी है, वो काट चुका अपने जीवन का पूरा। 40 साल 50 साल पकड़ा गया, 80 साल हो चुकी है, अब वो किसी लायक नहीं बचा। और अब ये क्लियर कर दिख रहा है कि सर वो अगर बाहर छोड़ भी दिया जाए उसको, तो शायद एक चींटी भी ना मार पाए। मुद्दा ये
एनर्जी भी नहीं बची और चेंज आ गया है सब कुछ। ऐसी कंडीशन में वृद्धावस्था में भी फालतू को सरकार का पैसा ही तो जा रहा है सर। अगर वो बीमार होगा, बीमार होना होना वृद्धावस्था में, कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार। अंदर डेथ हो जाएगी ऐसे तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में भी उसको छोड़ा जा सकता है, रिहा किया जा सकता है, यानी कि वृद्धावस्था में रिहा किया जा सकता है। ये जो पावर है राष्ट्रपति की, ये विराम की पावर है, ध्यान रखिएगा। यानी कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं, मृत्युदंड माफ कर सकता है, लवकरण में सजा का टाइप चेंज करके सजा को कम करना, रिमिजन में परिहार में सजा का टाइप नहीं चेंज करता, वो सजा को कम कर देगा। रिस्पाइट यानी कि दो कंडीशन हमने बताया, आपको गर्भावस्था हो गई, एक आपको वृद्धावस्था हो गई, ऐसी स्थिति में सजा को आपका कम कर सकता है या माफ कर सकता है। एंड द लास्ट कंडीशन प्रविलंबन, विलंबन नाम आ रहा है। अगर राष्ट्रपति के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में निर्भया के, हाल ही में क्या 2019-20 के स्टार्टिंग में ही निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई, ठीक है। माना कि किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, परसों आदेश जारी कर दिया कि परसों फांसी दे दी जाएगी। अब राष्ट्रपति के पास, उसके पास ऑप्शन था कि राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है वो, उसने अपील कर दी राष्ट्रपति के पास, सर हमारी सजा माफ की जाए। कल उसने भेज दिया लेटर राष्ट्रपति के पास, परसों फांसी की सजा का है और कल भेजा, राष्ट्रपति बाहर है, दौरे में, या राष्ट्रपति उस पर सुनवाई नहीं कर पाए कल, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो जो दी गई सजा है उसको तुरंत रोक लगा सकता है, फिर सुनवाई करेगा, उसके बाद अगर वो बदलना चाहेगा फैसला तो ठीक है, नहीं बदलना चाहेगा तो कहे ठीक फांसी दे दो। यानी कि जो सजा दी गई है उस पर तत्कालीन रोक लगाने की पावर भी इसके पास है। उसके पास समय नहीं है भी सुनवाई करने का, लेकिन प्रक्रिया तो गुजरनी पड़ेगी, तो यहां पर रोक लगाने का, सजा को रोक देगा। तात्कालिक रोकने का अधिकार। तो ये जो पावर है, ये राष्ट्रपति की कौन सी पावर है? ये न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर है। क्लियर? सो दिस इज कंडीशन अबाउट हियर। अब आपको आज एक प्रश्न और देते हैं। अब आपको ये पता लगाना है, सर सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो राष्ट्रपति की पावर है, इनमें जो आर्मी के द्वारा, अगर आर्मी के नियमों का उल्लंघन करता है, जिनका आर्मी कोर्ट मार्शल कर देती है, जंगल में खड़े करके गोली मार देगी, आर्मी कोर्ट मार्शल करती है, या आर्मी की अपनी खुद की कोर्ट होती है, आर्मी की अपनी खुद की कोर्ट होती है, वो डिसीजन लेती है, क्या ये सजा आर्मी के कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया मौत की सजा को क्या राष्ट्रपति परिवर्तित कर सकता है? क्या कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई सजा राष्ट्रपति के लिए क्षमादान शक्तियों के अंतर्गत आएगा? अगर आएगा तो क्या सभी आती हैं कि कुछ आती हैं? इस पर विचार करिएगा, कल इस पर बात करेंगे, ठीक है? कितना हो गया टाइम? तो ये मतलब क्लियर हो गया, ये हमारा इतना कम से कम हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति लगभग खत्म हो चुका है।